बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हों, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। ये मटेरियल बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम इन मटेरियल के एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशिश की वजह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इंसुलेटर मटेरियल के केस में देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब इनके ऊपर न्यूक्लियस एक स्ट्रांग कशिश की फोर्स लगा रहा होता है। अगर हम इन मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इन ऑर्बिट को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकते। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड कौन से होते हैं? न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। अब वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। और इस कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फासला होता है, वैलेंस बैंड और इस कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फासला तो वो क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेटर मटेरियल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर मटेरियल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके और वहाँ पे फ्रीली मूव कर सके। यही वजह है कि इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट फ्लो होने की जो शर्त है कि उन मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। और जब हम उन मटेरियल को किसी बैटरी के साथ जोड़ें तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ख़ास सिमत में फ़्लो करने लग जाएं और उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो सके। लेकिन इंसुलेटर मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है वहाँ पे मुमकिन नहीं होता। इंसुलेटर मटेरियल के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल गिलास एंड प्लास्टिक, दो मैंने मटेरियल के यहाँ पे नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी बाकी ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, तो उनको भी हम इंसुलेटर का नाम देंगे। अब कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम इंसुलेटर का नाम दे सकते हैं? तो ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो? 4 से ज़्यादा हो। वो कहता है कि ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से ज़्यादा हो, मतलब 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं। तो ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से ज़्यादा होगी तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग नो आयनिक कोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। वो कहता है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आयनिक कोर क्या होता है। पार्ट ऑफ एटम विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, के एटम के वो हिस्से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, या एटम के वो हिस्से जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहीं और चले जाते हैं, जंप करके किसी और ऑर्बिट में चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम आयनिक कोर का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंसुलेटर के केस में क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव ही नहीं कर रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। ये अपने इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके नहीं जा रहे, ठीक है, ये अपनी इन्हीं जगह पे फिक्स हैं, इस न्यूक्लियस के साथ क्या है? टाइटली बाउंड हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस इंसुलेटर के अंदर जो होते हैं आयनिक कोर वो मौजूद नहीं होता। क्यों मौजूद नहीं होता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो आयनिक कोर कब मौजूद होगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी उन जगह को छोड़ के, अपने उन ऑर्बिट को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाएंगे, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। तो जिन जगहों से वो चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं? होल बन जाते हैं, ठीक है, उनको होल, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या उनको हम आयनिक कोर का नाम देते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे आयनिक कोर मौजूद नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि
कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से इंसुलेटर अक़साम, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि उन मटेरियल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने एटम पाए जाते हैं, तादाद को क्वांटिटेटिव का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जो हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल होते हैं अगर उसके वॉल्यूम की बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। पहले तो बात ये कहता है कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। वो कहता है अगर हम इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दें कि उसका में से तकरीबन कोई 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, तो इस वजह से उसकी अगर वो एवरेज निकाल के देता है तो ये कहता है कि इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, हमने कंडक्टर में जब बात की थी तो वहां पे हमने कहा था कि इन कंडक्टर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टर के केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मौजूद थे। लेकिन इंसुलेटर के अंदर सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। वो कहता है कि जो कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई असर नहीं होता, उन इलेक्ट्रॉन की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम नहीं होती और ना ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 11 ओहम मीटर टू 10 की पावर 16 ओहम मीटर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर मामूली सी हो सकता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होती। हैव नो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसी वजह से देखें यहाँ पे लिखा हुआ हैव नो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंसुलेटर मटेरियल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ना तो बढ़ी है और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है, यानी कम हुई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि इंसुलेटर के अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये मौजूद नहीं होता, हैव नो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ना ही रेजिस्टेंस बढ़ी है और ना ही टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हुई है, कम हुई है। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हैव नो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, के इंसुलेटर मटेरियल के अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।